वेलकम टू ऑल। अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन तक क्लास में कवर कर लिया था छुट्टियां शुरू होने से पहले। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम किसी तरह से अपनी क्लासेस ऑफलाइन नहीं स्टार्ट कर सकते, तो ये आइडिया लिया गया कि जितना हो सके उतना हम अपने कोर्स को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आगे बढ़ाएं। इसमें आपको हेल्प हो, इसके लिए जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और जो टॉपिक आगे पढ़ने हैं उनके जो क्लास नोट्स होंगे उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है पार्टिकल काइनेमेटिक्स के नाम से। और ये सजेस्ट भी किया था कि उसमें जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्लास में कर लिया है वहाँ तक कवर कर लें। और अब शेड्यूल आप ये मेंटेन करें कि जैसे आज हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जो कि स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। आप जो आगे पढ़ना है उसको वीडियो लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार रीड कर लें, तो जिससे जब आप मेरी टॉक अटेंड करेंगे तो उन बातों पर आपका ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान जाएगा। एक बार लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आप यूट्यूब पे आपकी इच्छा है उसको जब चाहे तब स्टॉप करके जहाँ रोक के पॉज दे के देख सकते हैं। तो जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसको पॉज दे दें, क्लास नोट से भी रीड करें, ऑन स्क्रीन भी रीड करें और उनको समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो जब आप लेक्चर अटेंड करने के बाद एक बार उन क्लास नोट्स को और पढ़ें तो शायद चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई बात समझने के लिए। हाँ, लेकिन मैं एक बार जो हमेशा कहता आया हूँ कि जहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, अगर आपको जिस रिजल्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो रिजल्ट चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कई दिन लगाने पड़ेंगे। अगर आप जो प्रॉब्लम आपको नहीं आती उसमें 2-2, 3-3 दिन लगाएं एक बार, अभी टाइम है हमारे पास, तो आप बहुत सारी बातें सीखेंगे, आपका माइंड ज़्यादा तेज होगा, आप खुद स्ट्रगल करना सीखेंगे। और 2-3 दिन के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आप मुझे अपना सॉल्यूशन भेज दें और मुझे थोड़ा टाइम दें 1-2 दिन का, और मैं उस सॉल्यूशन को आपसे इंटरेक्ट करूँगा। अभी तक कुछ चीज़ों में मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आपकी ये ऑफलाइन वीडियो क्लासेस शुरू करनी थी, इसके लिए पूरा अरेंजमेंट करना था, उन चीज़ों में हम लोग काफ़ी बिजी थे। लेकिन अब आपको जो दिक्कत है वो मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें और फिर मैं याद दिलाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। आप कम से कम 2 दिन या 3 दिन किसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, कई बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद भी नहीं होती तो जो आपका सबसे फाइनल सोल्यूशन लगता है कि चाहे वो गलत हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं उसमें गलतियाँ निकालूंगा और फिर आपको जो सही सोल्यूशन होगा वो सजेस्ट करूंगा। सर्कुलर मोशन जैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप पहचान गए होंगे, इट इज मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून की ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर है, एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सर्कुलर है। बट यही इसका ऑर्बिट एग्जैक्टली सर्कुलर होगी तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। बट इन दिस वे सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। आइए हम सर्कुलर मोशन की बात शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है उस चीज को देखने के लिए हम केवल सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो तो हम कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है। A particle moving on a circular path is said to be in circular motion. डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की बहुत सिंपल है। अब आगे एनालाइज करने के लिए सर्कुलर मोशन को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसमें कई वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, किन किन पैरामीटर्स की हेल्प से हम सर्कुलर मोशन को एनालाइज करेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले लेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखिए ये सर्कुलर पाथ पे हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर इस तरह मूव करेगा। अब ये सर्कल हमेशा एक प्लेन में होता है। मान लें कि ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसका ओरिजिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए सर्कुलर पाथ के सेंटर पर ही ले लिया। अब एक समय पार्टिकल जब किसी पोजीशन पे होगा उसका हम स्नैपशॉट लें, तो मान लीजिए पार्टिकल इस पॉइंट पी पर है और हमने इसका स्नैपशॉट लिया। तो अब इसकी जो पोजीशन है इसको हम चाहे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे तो यहां से रेडियस खींच के एक एंगल बना दें, रेडियस। और अब ये रेडियस जो है एक तरह से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी है, आर वेक्टर।
आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं, और चूंकि ये सर्कल की रेडियस है इसलिए कई बार इसको रेडियस वेक्टर ही बोल देते हैं। कई बुक्स में आपको रेडियस वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर की जगह लिखा हुआ मिलेगा। अब ये जो रेडियस वेक्टर एक्स डायरेक्शन से एंगल बना रहा है, इस एंगल को थीटा से डॉट कर दें। और अब देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, अगर हमको थीटा मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो पार्टिकल कहां पर है वो लोकेट कर सकते हैं। तो थीटा को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया, और थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन और एंगुलर कोऑर्डिनेट। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल can be defined by either Cartesian coordinates x and y or a set of other coordinates r theta known as polar coordinates। अब देखिए पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्स वाई यूज करेंगे तो एक्स जैसे पार्टिकल चलेगा एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, तो आपको दोनों कंपोनेंट को अलग अलग एनालाइज करना होगा, जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था। लेकिन अगर हम आर और थीटा नोटेशन लेते हैं तो एक सर्किल के लिए आर का मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा, केवल थीटा चेंज होगा। तो ये कोऑर्डिनेट यूज करें जिसमें केवल दो ही होंगे, आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हम पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख चुके हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ही सर्किल के सेंटर पर हो, तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो आर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, मतलब पहला कोऑर्डिनेट आर नहीं बदलेगा, केवल दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा बदलेगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर ये एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज बहुत साफ है। इफ यू यूज द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर ए नॉन सर्कुलर पाथ, ओनली द एंगल कोऑर्डिनेट थीटा चेंजेस विद टाइम। दिस इज एन एडवांटेज ओवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम where both the coordinates x and y change with time। तो ये तो बात ज़्यादा एडवांटेजेस है और एडवाइजेबल भी है कि सर्कुलर मोशन एनालाइज करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें, और पोलर कोऑर्डिनेट में भी ये बात क्लियर है कि केवल एंगल थीटा चेंज करेगा अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन सर्कुलर पाथ के सेंटर पर लिया है तो। Thus motion on a circular known radius can be determined or described in terms of angle coordinate theta and its time derivative। मतलब अगर किसी नॉन रेडियस के पाथ पर कोई सर्कल चल रहा हो, कोई पार्टिकल चल रहा हो, तो उसके पूरे मोशन को हम बड़े आसानी से केवल एंगल थीटा और उसके डेरिवेटिव्स के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बात साफ है, अगर ये पार्टिकल जितना तेज चलेगा उतना तेजी से थीटा चेंज होगा, तो थीटा का डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एक पैरामीटर ले सकते हैं, क्योंकि थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये बताएगा कि पार्टिकल सर्किल पे कितना तेज चल रहा है। अगर पार्टिकल की स्पीड में चेंज हो रहा हो तो थीटा की चेंज होने के रेट में भी चेंज होगा, तो उसको हम थीटा का डबल डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये थीटा एंगुलर कोऑर्डिनेट और उनके डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। मतलब जैसे अभी बात की कि एंगुलर पोजीशन थीटा और उसके डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं एंगुलर डेरिवेटिव्स और एंगुलर सिंपली एंगुलर वेरिएबल्स। द एंगुलर कोऑर्डिनेट एंड इट्स टाइम डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंगुलर वेरिएबल्स। अब इसमें हम जैसे काइनेमेटिक्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट था तो उसका पहला डेरिवेटिव dx/dt उसको हमने बोला वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से पोजीशन कोऑर्डिनेट की जगह हम लेंगे एंगुलर कोऑर्डिनेट, और उसके पहले डेरिवेटिव d(θ/dt) को एक नाम दे सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जैसे काइनेमेटिक्स में हमने फिर वेलोसिटी के डेरिवेटिव को या x के सेकंड डेरिवेटिव को हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन। ऐसे यहां पर थीटा के सेकंड डेरिवेटिव को हम एक नाम दे सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेरिएबल्स में पहला लेंगे एंगुलर पोजीशन, उसको एक बार बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन कर लें। द एंगल कोऑर्डिनेट थीटा एट एन इंस्टेंट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। मतलब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पर है, उसकी रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए चेंज इन एंगुलर पोजीशन थीटा इन अ टाइम इंटरवल इज नोन एज
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ठीक वैसी डेफिनेशन है जैसे डिस्प्लेसमेंट की काइनेमेटिक्स में थी, स्ट्रेट लाइन में। किसी टाइम इंटरवल में पोजीशन में चेंज या पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी के पैरेलल यहाँ पे किसी भी टाइम इंटरवल में एंगुलर पोजीशन थीटा में चेंज को हम बोल लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, A finite angular displacement is a scalar quantity whereas an infinitely small angular displacement is a vector. वेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि infinitely small angle is a vector and any finite angle whether small or large is a scalar quantity. वो डेफिनेशन यहां भी एग्जैक्टली वैलिड होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इनफिनिटली स्मॉल होगा तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर, अगर वो फाइनाइट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर, इस बारे में बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस रहने की जरूरत है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कन्वेंटली गिवन बाय राइट हैंड रूल एज शोन इन द फिगर। अब मान लो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कैसे देंगे? उस डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे जैसा डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है। अब देखिए, जो हमने सर्कुलर पाथ लिया था उस एक्स वाई प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया और पार्टिकल पॉइंट पी पर है एंगल थीटा। अब जैसे पार्टिकल इधर वाई की तरफ चलेगा तो एंगल थीटा बढ़ेगा। तो एंगल जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हो उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न कर लीजिए। देखिए एंगल थीटा यूं बढ़ेगा तो फिंगर्स भी यूं टर्न है। तो अब राइट हैंड का जो बाहर निकलता हुआ थंब है इसको हम यूज कर लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। ये राइट हैंड रूल एक बार वापस समझ लें। एंगुलर पोजीशन की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या चेंज होने की डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को रखें तो राइट हैंड का बाहर निकलता हुआ थंब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। सर्कुलर मोशन में जो कि एक प्लेन में है, तो अगर राइट हैंड रूल यूज करें या वैसे सर्कुलर मोशन को देखें तो एंगल थीटा या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल, या तो क्लॉकवाइज चल रहा है सर्किल पर या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और हमने एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ माना तो बोलेंगे एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्लॉकवाइज चलता हुआ माना तो बोलेंगे एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल के चेंज होने की केवल दो ही डायरेक्शन है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको हम प्लस और माइनस साइन दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर असाइन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस रेस्पेक्टिवली। यहां इस बात को अज्यूम किया गया है प्राइमरली कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि हमने एंगुलर पोजीशन को भी इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम इसकी डायरेक्शंस के बारे में और एक बार देख लें। एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो बातें हमने अभी डिस्कस की, मान लें हमने ऐसा कुछ लिया, पार्टिकल इधर चल रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो राइट हैंड के फिंगर इस तरफ होंगे और अंगूठा इस तरफ होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होगी। और एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल सर्किल पर एक्स से वाई की तरफ जा रहा हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक इसके अपोजिट अगर पार्टिकल उल्टा चल रहा होता, अगर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होता तो अब देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो हमने राइट हैंड फिंगर्स को हमने किस रखा, ये थीटा की डायरेक्शन में, तो ये हमारा थंब क्या होगा, अपोजिट आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अभी बात की कि काइनेमेटिक्स में हम पोजीशन कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव को वेलोसिटी बोलते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन के डेरिवेटिव को पहले हम एक वेलोसिटी बोल सकते हैं, उसको नाम दिया गया एंगुलर वेलोसिटी। इट टेल्स अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन द पोजीशन वेक्टर रोटेट्स। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में और कितना तेजी से रोटेट कर रहा है। अगर ओमेगा पॉजिटिव है तो पोजीशन वेक्टर इससे रोटेट कर रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है।
एंटी क्लॉकवाइज, और जितना तेज से थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी उतना ही ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये डेफिनेशन बिल्कुल पैरेलल है काइनेटिक्स में वेलोसिटी के। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने वेलोसिटी के लिए था dx by dt, यहाँ x क्या था पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक वैसे ही हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया। एंड अगर उस डेफिनेशन को पैरेलल लेंगे तो व्हाट वी कैन राइट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ d थीटा वेक्टर। अब देखिए जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होगा d थीटा बाई dt, और d थीटा इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमेशा वेक्टर होगा, तो अपॉन dt स्केलर है, तो उसी की डायरेक्शन d थीटा की डायरेक्शन में ही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एंगुलर वेलोसिटी इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओमेगा, एंड जो बात की इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू d थीटा वेक्टर बाय dt। नाउ ये एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर है कि ओमेगा की डायरेक्शन d थीटा वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, average angular velocity in a time interval dt is equal to the ratio of finite angular displacement d theta to the corresponding time interval। किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी की तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का रेशियो होगा। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा थीटा डेल्टा टी में एंगुलर पोजीशन में चेंज है। अब ये बात ध्यान देने की है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती, कि किसी भी फाइनाइट टाइम इंटरवल में डी थीटा की वैल्यू फाइनाइट होगी, और डी थीटा फाइनाइट हमेशा क्या होगा, स्केलर। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ए वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लें। For motion in a plane, the position vector can rotate either clockwise or anti-clockwise. Thus, the angular variables can have only two directions that are either perpendicularly out or perpendicularly into the plane of motion according to right-hand rule. Similar to rectilinear motion, these directions can be denoted by plus and minus sign. अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो डी थीटा की डायरेक्शन में ही ओमेगा वेक्टर होगा। तो पार्टिकल चल रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो या तो वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हम एक्स वाई प्लेन को ऊपर से देख रहे हैं और राइट हैंड रूल अगर लगाएं तो आपका थंब प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होगा। और पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है तो राइट हैंड लगाएं तो पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर टर्न करें और हाथ को रखें तो अंगूठा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अब इन परपेंडिकुलरली आउट और परपेंडिकुलरली इनटू दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो इनको हम सिंपलिस्टिकली प्लस एंड माइनस से डिनोट कर सकते हैं। यूजुअली द एंगुलर पोजीशन इज अज्यूम्ड पॉजिटिव और नेगेटिव if measured in anti-clockwise or clockwise sense respectively. For this convention, the angular velocity is defined by the following equation. देखिए ये कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है। हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, और इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई टी डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हमने थीटा को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना और थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो राइट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो फिंगर्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगी, और आप खुद करके देखें तो अंगूठा पेज के बाहर की ओर है। अगर आप टेबल बैठे हैं तो अपने हाथ कैसे रखें कि आपके फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बिल्कुल आप देखिए ऐसे इस तरह से, ये अगर ये फिंगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थंब बाहर की ओर होगा। अगर आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज सेंस में रखेंगे इस तरह से, तो ये थंब नीचे की ओर होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। क्लॉकवाइज रोटेशन है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी।
एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल पैरेलल डेफिनेशन थी जैसे काइनेमेटिक्स में, ठीक वैसे ही पैरेलल डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। अगर आप ध्यान सोचें तो काइनेमेटिक्स में v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक इस तरह से सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। The instantaneous rate of change in angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. It is a vector quantity pointing in the direction of d omega vector. It is usually denoted by alpha vector. Alpha vector is equal to d omega by dt. ये इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि d ओमेगा तो वेक्टर है और dt स्केलर है, तो इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा d ओमेगा की डायरेक्शन ही होगा, तो इसलिए अल्फा वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, d ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की चेंज की डायरेक्शन में होगा। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पैरेलल डेफिनेशन थी, ठीक वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पैरेलल होगी। अगर काइनेमेटिक्स अब रिकॉल करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी वेक्टर में चेंज अपॉन दैट टाइम इंटरवल। ठीक उसी तरह से हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए किसी टाइम इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज और करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल का रेशियो लेंगे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज इन एन इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल dt। अल्फा एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर हमने टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिया है और उसमें एंगुलर वेलोसिटी में चेंज डेल्टा ओमेगा वेक्टर है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से डिफाइन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन बिल्कुल पैरेलल है जैसी कि काइनेमेटिक्स में होती थी। तो इन डेफिनेशंस को समझना, इनको याद करना काफी आसान है अगर आप काइनेमेटिक्स से एनालॉजी को रिलेट करेंगे। अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें, मतलब सर्कुलर मोशन में केवल दो ही डायरेक्शन तो पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वेक्टर नोटेशन हटा के अगर हम प्लस माइनस साइन यूज करें तो हम स्केलर नोटेशन में आ जाएंगे। उस केस में अगेन काइनेमेटिक्स से बात कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। इसके पैरेलल अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन थी काइनेमेटिक्स में, a is equal to dv by dt is equal to d2x by dt square is equal to v dv by dx। ये इक्वेशन भी ठीक उसके पैरेलल है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हैज द सेम साइन एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी if the latter one is increasing in modulus, otherwise the opposite sign। अब इस स्टेटमेंट को आपको बार बार ध्यान से पढ़ना होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का साइन बिल्कुल वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का है अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज अपोजिट। अगर इसका मतलब ये हुआ अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का साइन एंगुलर वेलोसिटी के साइन के अपोजिट होगा। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में है और वो इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में है, वो डिक्रीज हो रही है तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। या इसका उल्टा देख लें, अगर एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और वो इंक्रीज हो रही है तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको क्लास नोट से और डिटेल में देख सकते हैं। इन डेफिनेशंस को समझने के बाद
मैं ये समझता हूँ या आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि बिल्कुल जैसा काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन थी बिल्कुल पैरेलल वही काम करना है। एक्स की जगह थीटा यूज करना है, वी की जगह ओमेगा यूज करना है और ए की जगह अल्फा यूज करना है। तो हम पहला क्वेश्चन ट्राई करें इसके लिए। एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर path varies according to equation theta is equal to t cube minus 3t square plus 4t minus 2, where q is radius at time t in seconds. Find angular velocity and angular acceleration as function of time. B. Find average angular acceleration in time interval 2 second to 4 second. अब यहाँ पे q जो वर्ड है ये q थीटा के लिए है। It was typing mistake. अब देखिए इसको हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी पोजीशन x टाइम से इस तरह बदल रही है, थीटा की जगह x रखे, t को वही रहने दें। अब मैं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो dx बाई dt करते, तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी क्या करेंगे d ओमेगा बाई dt। और एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अगर x में एक्सीलरेशन फाइंड करना होता तो जो वेलोसिटी मिलता उसको अगेन डिफरेंशिएट करते, यहाँ भी जो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ए पार्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई t, ये रिलेशन बिल्कुल उसके पैरेलल है v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो यहाँ से क्या बात आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, देन माइनस 3t स्क्वायर का माइनस 6t एंड प्लस 4t का 4 एंड माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ओमेगा क्या है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी या डी टू थीटा बाई टी स्क्वायर। तो हम एक बार तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो हम ओमेगा को सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6t और माइनस का 6, तो हमें क्या आना चाहिए 6t माइनस 6, सी अल्फा इज इक्वल टू 6t माइनस 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट बी, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जो टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, इन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पर हम एंगुलर वेलोसिटीज फाइंड करेंगे, उनका चेंज लेंगे और टाइम इंटरवल 4 माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 2 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट यू गेट, ये पहले हम फॉर्मूला ले लें, अल्फा एवरेज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी मींस ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको यूज करते हैं तो अल्फा एवरेज इक्वल टू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 2 मींस ओमेगा 4 मींस ओमेगा एट 4 सेकेंड, ओमेगा 2 मींस ओमेगा एट 2 सेकेंड अपॉन 4 माइनस 2। अब हम इस वैल्यू में ओमेगा एट 2 सेकेंड एंड ओमेगा एट 4 सेकेंड इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करके बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो ओमेगा एट 2 सेकेंड क्या आएगा, 3t स्क्वायर 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 0, सो इट बिकम्स 4। तो यहाँ पे आया 4। ऐसे ही t इज इक्वल टू 4 पर ओमेगा क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 16 48 माइनस 6 इंटू 4 24, 48 माइनस 24 अगेन 24 प्लस 4 28, 28 आया। 28 माइनस 4 इट बिकम्स हाउ मच 24 अपॉन 2 12। तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन आया 12 रेडियंस पर सेकेंड। आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल वही पहला डेफिनेशन यूज हुई जो स्ट्रेट लाइन मोशन काइनेमेटिक्स में यूज हुई थी। अब देखिए हम आगे बात करें, आज की लेक्चर में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप इन चीज़ों को क्लास नोट से पढ़ें, इस लेक्चर को अटेंड करें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन विद ग्राफ। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जिससे काइनेमेटिक्स में ग्राफ थे। अब काइनेमेटिक्स में ग्राफ आपको रिवाइज करने होंगे, या एक तरीका है आप सोच सकते हैं कि सर वो काइनेमेटिक्स के ग्राफ की प्रॉब्लम में हमें तो डिफिकल्टी आती थी, ये कैसे समझेंगे। आप इसको पॉजिटिव लें, आप इसको समझने की कोशिश करें, वहां की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी।
क्योंकि दोनों में वेरिएबल ही तो चेंज है, एक्स का थीटा, वी की जगह ओमेगा और ए की जगह अल्फा। तो हम दोनों में से कोई भी चीज समझ लें, बात एक ही है। अब देखिए, definitions of angular velocity variables suggest us to draw following conclusions in a manner analogous to the rectilinear motion। मतलब जो एंगुलर वेरिएबल्स की डेफिनेशंस हैं थीटा, ओमेगा, अल्फा की, उनके हिसाब से हम बिल्कुल वैसे ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो रेक्टिलिनियर मोशन में थे। स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ इज ओमेगा। रेक्टिलिनियर मोशन में स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वाज वी, यहां क्या हुआ, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ इज ओमेगा। और ये वैसे भी क्लियर है कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी क्या है, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। तो थीटा टी ग्राफ का स्लोप एंगुलर वेलोसिटी होगा। सेकेंड कंक्लूजन, स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ इज अल्फा बिकॉज अल्फा इज इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी। बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक ऐसा ही रेक्टिलिनियर मोशन होता था कि वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन होता था, और यहां ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ इज अल्फा। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इट इज ओमेगा थीटा ग्राफ बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यहां पे आप करेक्ट कर लें, प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड स्लोप ऑफ ओमेगा थीटा ग्राफ इज अल्फा। ये भी बिल्कुल काइनेटिक्स की तरह है। वी एक्स ग्राफ से एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते, यही तो करते थे, ग्राफ का स्लोप और उस पॉइंट पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। एरिया बिटवीन ओमेगा टी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज डेल्टा थीटा। अभी तक की जो ऊपर की तीनों एप्लीकेशंस थी वो स्लोप देखने के थी, मतलब डेरिवेटिव्स। नाउ वी कम ऑन इंटीग्रल एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन। काइनेटिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था, तो यहां भी बिल्कुल उसके एनालॉगस ओमेगा टी ग्राफ का एरिया चेंज इन एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल टी इनिशियल टू टी फाइनल ओमेगा डी टी, और इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व ओमेगा टी ग्राफ का एरिया। एरिया बिटवीन अल्फा टी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज डेल्टा ओमेगा because delta omega is integral t initial to t final alpha dt। ये इक्वेशन काइनेटिक्स के पैरेलल है। अब इसका मतलब डिफरेंट इंटीग्रल मींस एरिया फ्रॉम टी इनिशियल टू फाइनल, किस किस के बीच में, अल्फा टी ग्राफ के बीच में, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो ग्राफ होगा उसका एरिया। एरिया बिटवीन अल्फा थीटा ग्राफ फॉर एंड द थीटा एक्सिस हाफ ऑफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ओमेगा। इसको थोड़ा समझना होगा। अगर आप देखें अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, यहां समझ सकते हैं अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब हम इसको पहले इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, ओमेगा डी ओमेगा एंड अल्फा डी थीटा। देखिए अगर ये क्या होगा, एरिया ऑफ ओमेगा, ओमेगा तो मीनिंगलेस है, तो लेकिन इसको इंटीग्रेट करें क्या हो, ओमेगा स्क्वायर बाई टू। डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंट इंटीग्रल अगर हम लिमिट्स के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू की वैल्यू में चेंज है, और ये डिफरेंट इंटीग्रल अल्फा और थीटा के बीच के ग्राफ का एरिया है। तो ये बात क्लियर है। यहाँ से एरिया बिटवीन अल्फा थीटा ग्राफ एंड द थीटा एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ओमेगा। अल्फा थीटा ग्राफ का एरिया ओमेगा फाइनल स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाई टू। अगर आप इन सारी एप्लीकेशन को देखें तो आप यही सारी एप्लीकेशंस, इसी टाइप की कैलकुलेशन पार्टिकल काइनेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन में हम ग्राफ की प्रॉब्लम में करते थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ग्राफ के उनका सेट को एक बार वापस वहां रिवाइज कर लें और यहाँ यूज करें, या वहां कोई आपको डाउट हो, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो उसके डर को मन से निकाल के केवल इनकी एप्लीकेशंस को अगली क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, वहां उनको समझने की कोशिश करें, तो पुरानी प्रॉब्लम्स आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बात नहीं की,
केवल आज बात स्टार्ट करनी थी, तो आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को आप रिवाइज करें क्लास नोट से। फिर इस लेक्चर्स को आप देख रहे हैं, जहां जहां जरूरत हो स्टॉप करके उसको देखें, ढंग से समझें और क्लास नोट्स को दोबारा पढ़ें। अगली क्लास में हम इन चीज़ों की प्रॉब्लम एप्लीकेशन लेंगे और बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो जब अगली क्लास में हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तब आपको ऑन द टाइम जब स्क्रीन पे सामने प्रॉब्लम हो तो रिक्वायर्ड रिलेशन आपके दिमाग में ध्यान आए। स्टडी द आर्टिकल 3.6 to 3.61 and 3.62 from page number 1.35 to 1.37 from the class notes। आप ग्रुप में से क्लास नोट्स को डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक रीड करें। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं सॉल्व, उनके सॉल्यूशन पढ़ने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। These class notes are posted in the group in the name Particle Kinematics। अब ऑनलाइन क्लासेस में हम क्लास के बीच बीच में जो आप डाउट पूछते थे वो तो हो नहीं सकता, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको मैं क्लास में जो भी बात पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट एज इट इज उसको टाइप करके क्लास नोट्स में दिए हैं, जिससे जो आप इन लेक्चर्स में जो देख रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ने को मिले। तो ये स्पेशल मेथड अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो हम इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही अपने कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे। और ये आप भरोसा रखें कि अगर हम ऑफलाइन क्लास में हम मिल के क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम अगेन बहुत सारे रिजल्ट लाएंगे। और दूसरी बात, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अकेले के लिए क्लासेस ऑफ नहीं हुई हैं। इस टाइम जितने भी आपके कंप्यूटर थे सबको इसी मोड से काम करना पड़ रहा है, तो ऑनलाइन मोड को आप अवॉइड न करें क्योंकि आपके कंप्यूटर इसको यूज़ कर रहे होंगे। और कंपटीशन की कहानी तो यही है, जो जितना काम करेगा वो उतना आगे जाएगा। इसी बात के साथ थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।